हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है हमारा साइंस के बेस्ट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू है, इसका थर्ड वीडियो। ठीक है, हमने ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है। ठीक है, ये पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाली है। इनको आप क्या कर सकते हैं, जाके सॉल्व कर सकते हैं और बाद में हम इसका वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है, उसने केमिकल इक्वेशन लिखी। अ स्टूडेंट रोट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखी है, CO2 + 2H2 गिव्स CH3OH। ठीक है, बोला गया है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो देखो, दो लोग मिलकर एक तीसरे प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनाए तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, जो दो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रखा है? तो द रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक तो ए ऑप्शन में दे रखा है, रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी में भी दे रखा है। ठीक है, ए और सी में से कौन सा है? हिंदी में भी देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन जो है हमारा, द रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वाला। द रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज दो कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। हिंदी में बोले, यह एक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि दो यौगिक अभिक्रिया करके एक यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? CH3OH। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? CH3OH। ठीक है, यहाँ पे जो OH दिखाई दे रहा है, OH, ये OH क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, जो भी हमारे कार्बन के यौगिक होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं, उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो OH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है? तो पेपर में पूछा गया, ये अल्कोहल का होता है। किसका होता है? अल्कोहल। अल्कोहल मतलब जो शराब होती है वो अल्कोहल होती है ना, तो अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप होता है CH3OH। ठीक है, दूसरी बात, ये जो अल्कोहल होता है, इसका जो रूट वर्ड होता है, क्या? रूट वर्ड याद रखना होता है हमें। इसका रूट वर्ड जो होता है वो प्लस ऑल होता है, OL ऑल। ठीक है, दूसरी बात, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या है, इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या है 1। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथ। 2 होगा तो उसको बोलेंगे इथ। 3 होगा तो उसको बोलेंगे प्रोप। 4 होगा तो उसको बोलेंगे ब्यूट। ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमें इसका नाम देना है। तो देखो, इसमें कितने कार्बन है, तो इसका नेम कैसे देंगे? तो इसका नेम ऐसे देंगे, इसमें 1 कार्बन है इसलिए लिखेंगे हम मिथ। ठीक है, और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। और अल्कोहल का रूट वर्ड क्या है? ऑल, OL ऑल, तो मिथेनॉल बोलेंगे इसको, मिथेनॉल। ठीक है, तो ये नेमिंग करने के लिए भी पेपर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। जैसे कि एक और फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है, उसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड क्या होता है? प्लस अल, AL, उसके नाम के आगे अल लगा देंगे। ठीक है, वो दिखता कैसा है? तो दिखता ऐसा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन। इनको हमको याद रखना है। ठीक है, कीटोन जो होता है, इसका रूट वर्ड क्या होता है? इसका रूट वर्ड होता है प्लस ONE है। ठीक, ONE। इसको बताते कैसे? C डबल बॉन्ड O। ठीक, अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड बताने का तरीका क्या होता है? COOH। इसका रूट वर्ड जो होता है वो होता है प्लस ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3COOH। तो इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है? इसमें मुझे समझ में आ रहा है
कि ये C कार्बन कितना है, 1 है, और इसके अंदर COOH दे रखा है। तो CH3 जो है, C मतलब होता है मिथ, और इसमें एक इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं ना, एक्चुअली 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे इथ। और COOH का मतलब होता है ओइक एसिड, ऊपर बताया, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इनमें से क्या एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो ग्रेप्स होती है, हमारे अंगूर जो होते हैं, अगर वो सड़ते हैं तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? हाँ, वो केमिकल रिएक्शन है। हमारा खाना जो हम खाते हैं और जो पचता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन, जैसे मैं क्या कहूँगा, डाइजेशन यानी पचना, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? हाँ, ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे केमिकल रिएक्शन है? तो हमारा जो खाना रहता है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। वो कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। शुगर से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अगला, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही जमता है वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कैसे केमिकल रिएक्शन है? क्योंकि दही के लिए क्या होता है, यही लिख देता हूँ, दही जो रहता है, कर्ड जो रहता है, उसके ऊपर लगता है बैक्टीरिया। क्या लगता है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ये भी पेपर में पूछा गया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये दही जमाता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये दही को जमाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पॉइंट और है, इसको एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एडिबल एसिड्स, जो हम लोग खाते हैं, एडिबल एसिड्स, जो खाद्य एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, तो उनके कुछ नाम होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। पहला होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे लेमन में पाया जाता है और हमारे ऑरेंज में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज के रूप में, ऑरेंज में मिलता है हमको। एक और एसिड होता है मैलिक एसिड। एक और एसिड होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल और बनाना में मिलता है। केले और एप्पल और बनाना, केले और सेब में, सेब फल में मिलता है। तीसरा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो होता है ये ग्रेप्स में मिलता है, यानी अंगूर, और टैमरिंड, टैमरिंड यानी इमली, इमली में भी मिलता है। एक और जो होता है वो हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड। एक और क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है? तो यह मिलता है पालक यानी स्पिनेच, स्पिनेच यानी पालक। और किस में मिलता है? टमेटो, टमेटो यानी टमाटर। एक बात और याद रखिएगा, टमाटर क्या है? वेजिटेबल नहीं है। टमाटर एक वेजिटेबल नहीं है। टमाटर क्या है? एक फ्रूट है, एक फल है। इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में आया ये। टमाटर क्या है? एक फल है, वेजिटेबल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है? एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो आप सबसे पहले जाकर हमारी जो रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शन का एक 1 शॉट वीडियो डाला है, केमिकल रिएक्शन 1 शॉट वीडियो, 1 शॉट वीडियो, उसको ज़रूर देखें। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन कन्फर्म मिलेंगे पेपर में, आपको 2 क्वेश्चन कन्फर्म मिलेंगे। उसमें ये क्वेश्चन भी कवर किया हुआ है और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है?
तो पहली बात तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो सीधे इसका आंसर क्या कर देंगे कि येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब येलो एक पीले कलर का पाउडर समतल पे बैठ जाता है। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट विल बी प्रोड्यूस्ड। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का पीला भाग बनेगा। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, तो इसके लिए हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक, तो रिएक्शन के लिए हम लोग एक अगला पेज ले लेते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन 3। चलिए, तो ये कुछ गिनी चुनी 8-9 रिएक्शन है, हमको ऐसी की ऐसी याद करनी, पेपर में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को कहा जाता है PbNO3 होल ग्रुप ट्वाइस, है ना। ये एक्वस है, एक्वस मतलब पानी में घुलनशील। लेड नाइट्रेट, हमें अगर ये इक्वेशन याद भी नहीं तो भी हम सीधे आंसर कर सकते हैं कि पीला पीला कंपाउंड बनता है जिसे हम लेड आयोडाइड कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये भी एक्वस रहता है। एक्वस मतलब पानी में घुलनशील। ये है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा लेड PbI2, यानी इसको बोलेंगे लेड आयोडाइड। और ये समतल पे बैठ जाता है। क्या समतल पे बैठ जाता है, तो मैं इसके आगे लिखता हूँ प्रेसिपिटेट मतलब समतल में बैठ जाता है। और इसका कलर कैसा रहता है, तो इसको पीला कर देता हूँ, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ, क्योंकि ये येलो कलर का खुद रहता है। तो ये आपको इक्वेशन का कलर से याद रह जाएगा। अगला, इसके बाद एक और प्रोडक्ट जो बनता है वो लेड नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है 2KNO3, और ये एक्वस रहता है यानी पानी में घुला हुआ। तो इस रिएक्शन को आपको याद करना है। अब एक और बात, इस रिएक्शन से एक और बात पता चलती है। कोई पूछ सकता है कि ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, तो देखो दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे लेड है, अब लेड आयोडीन के पास चले गया, तो आप देख रहे हो लेड अपनी कुर्सी बदल रहा है, अपनी जगह बदल रहा है, यहाँ से यहाँ चले गया। पहले नाइट्रेट के साथ था, अब आयोडाइड के साथ चले गया। उसी तरह यहाँ पे एक और कलर ले लेते हैं, मान लो ग्रीन। यहाँ पे पोटेशियम आयोडीन के साथ है, कुर्सी बदल के बैठ के कहाँ बैठ गया, अब जाके वो नाइट्रेट के साथ जाके बैठ गया, कुर्सी बदल ली। तो दो लोग जब अपनी 2 बार कुर्सी बदलें तो उसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है, तो कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, और इस रिएक्शन को एक और रिएक्शन से जाना जाता है, क्योंकि पीला तत्व एक पाउडर जैसा तत्व समतल पे बैठ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे इसको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बायोलॉजी का एक हमारा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियाँ होती है, हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियाँ होती है, उनका कुछ कार्य होता है। ठीक, तो उसमें क्या है, हमको उन दो तीन कार्य और उनके द्वारा जो स्राव की हुई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्रंथि का नाम दिया है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, तो पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है, तो सीधे हमको याद रखना है, यह सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, हर चीज़ को कंट्रोल करती है हमारे बॉडी में। ठीक, तो टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, सभी अंगों की वृद्धि को प्रोत्साहित कौन करता है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एक पेज नया ले लेता हूँ तो बताने में आसानी रहेगी, यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले इधर कंप्लीट कर लेते क्वेश्चन 4 के एक पॉइंट को। क्वेश्चन 4, पहली बात तो याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष
ग्रंथि भी कहते हैं। यह मटर के दाने के साइज़ की होती है। इसका साइज़ क्या रहता है, पेपर में पूछा गया है पी साइज़। पी साइज़ का मतलब होता है मटर के दाने जितना, मटर के दाने जितना इसका साइज़ होता है। तो एक बात ये भी याद रखनी, इसका साइज़ क्या रहता है, पी साइज़ रहता है। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है, तो इसको एक और नाम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड यानी क्या, क्योंकि ये सारे जितने भी ग्रंथि इसको खुद कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एक और बात, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये एक प्रकार की ये टाइप है। ये किसका टाइप है, एंडोक्राइन ग्लैंड का, एंडोक्राइन ग्लैंड का। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये मैं अगले पेज में बताता हूँ। तो देखो, बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, पहली बात तो इनका नाम याद रखना है, अंतःस्रावी है, ये बहिस्रावी है। अब इनके नाम से पता चल रहा है, अंतःस्रावी का मतलब ये किसी चीज़ के अंदर स्राव कर रही है, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है ये बाहर स्राव कर रही है। ठीक, तो इसके बारे में हम लिखते हैं। पहला पॉइंट, एंडोक्राइन क्या होती है, तो यह डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में प्रवाहित होती है। ये डायरेक्टली ब्लड, जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये डायरेक्टली खून में भेज देती है। ठीक, इसीलिए इसको डक्टलेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब होता है बिना पाइप वाला। जो पाइप, जैसे हमारा पाइप होता है, पाइप से किसी टंकी में पानी डालते हैं। ठीक, तो अगर हम पाइप का उपयोग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डक्ट, और पाइप का उपयोग नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम डाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डक्टलेस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस होती है, यानी ये डायरेक्ट खून में अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको डाल देती है। उसके लिए इसको पाइप की आवश्यकता नहीं है, डक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह ये उसका उल्टा हो जाएगा। यह क्या करेगी, यह डक्ट वाली होती है, डक्ट वाली होती है। डक्ट का मतलब होता है नली, डक्ट वाली होती है, डक्ट वाली होती है। एक और बात, एंडोक्राइन ग्लैंड जो सीक्रेट करती है, सीक्रेट का मतलब होता है सीक्रेट का मतलब होता है स्राव। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या स्राव करती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है हार्मोन को भी इंग्लिश हिंदी दोनों में हार्मोन बोलते हैं। तो ठीक, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम सीक्रेट करती है, सीक्रेट का मतलब होता है स्राव करना। तो ये एंडोक्राइन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन एंजाइम को सीक्रेट करती है। एक और बात अगली, अब हमें कुछ ग्लैंड्स के नाम याद रखने, पेपर में आते हैं। तो एंडोक्राइन में कौन कौन से है, सिर्फ नाम याद रखना है अभी के लिए हमें। पहला तो है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। अगला होता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। तीसरा जो होता है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल को अधिवृक्क भी बोलते हैं, अधिवृक्क, इसको अधिवृक्क भी कहते हैं। अगला होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियास को अग्नाशय भी बोलते हैं, इसको अग्नाशय भी बोलते हैं। अगला जो है वो है ओवरी, ओवरीज को क्या बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय भी बोलते हैं। अगला जो है टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, वृषण। ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है, ग्रंथि है। अगला है हाइपोथैलेमस,
ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है। अगली जो है पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड जिसके नाम इंग्लिश में लिखे हैं वो इंग्लिश में भी नाम वही है, हिंदी में भी नाम वही है, ठीक बात। अगली है पीनियल, पीनियल भी एक प्रकार की ग्रंथि है, ग्लैंड है। और एक और है थाइमस। इनके सबके नाम याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये हमारा ये पढ़ रहे थे एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन एंजाइम सीक्रेट करता है। इसमें कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? तो एक होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो हमारे मुंह से लार प्रोड्यूस होती है उसको लार ग्रंथि बोलते हैं। अगली जो होती है वो होती है हमारी, हम जो पसीना होता है, पसीने वाली जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या होता है? हमारी जो पसीने वाली ग्रंथि होती है उसको स्वेद भी बोलते हैं, स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि भी कहते हैं इसको। अगला जो होता है लीवर, लीवर हमारा यानी यकृत, यकृत लीवर। लीवर के बारे में एक बात याद रखनी है, लीवर के बारे में एक बात याद रखनी है, चलो उसको अगले पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा, इसको अगले पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। लीवर को यकृत भी कहते हैं। अब दो तीन फैक्ट बताना चाह रहा हूँ मैं, पेपर में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सब पेपर में आया हुआ है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। उसको क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं। डेंजर सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? जो लाल बत्ती दिखती, लाल बत्ती, तो कहीं भी जहाँ डेंजर सिग्नल होते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, है ना, वो लाल कलर के होते हैं। कहीं भी दूर ऊंचाई पे बिल्डिंग होती है तो उस पर डेंजर सिग्नल जो होते हैं कि यहाँ आना मना है या इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं इसको डेंजर सिग्नल बोलते हैं। ये रेड कलर के होते हैं। तो ये रेड कलर के होने के कारण हमको दूर से ही आसानी से दिख जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि ये लाल कलर का ही होता है? तो देखो, जब कोई घना फॉग रहता है, ठीक, तो उस समय क्या होता है कि हमारी आंखों तक कोई कलर जो सबसे आसानी से पहुंच जाए वो कलर के हमको बत्ती बनानी पड़ती है, वही कलर के हमको बोर्ड बनाने पड़ते हैं। तो लाल कलर जो होता है वो लीस्ट स्कैटर होता है। रेड कलर जो होता है, रेड कलर जो होता है वो लीस्ट स्कैटर होता है। लीस्ट स्कैटर का मतलब अपने पथ से विचलित सबसे कम कौन होता है? रेड। और वायलेट जो होता है, वायलेट का मतलब क्या होता है? जो कि हमारा बैंगनी कलर होता है वह मोस्ट स्कैटर होता है। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा वही फैलता है, ठीक है, अपने पथ से विचलित होता है। तो अगर हमको दूर का कोई सिग्नल देखना है तो वो चीज़ रेड कलर की बनाई जाती है, वो चीज़ रेड कलर की बनाई जाती है। तो जो इसका ऑप्शन देखते हैं, इज स्कैटर्ड मोस्ट नहीं, इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मॉग और फॉग, ठीक है। स्मॉग या फॉग या धुंध के कारण हमारा लाल कलर जो होता है सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम विचलित होता है। इसीलिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? लाल कलर को यूज़ करते हैं, ठीक है। हिंदी में भी दे रखा है, सबसे कम, सबसे धुएं या कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है कौन? लाल कलर। इसीलिए हम ऊंची इमारतों पर लाल रंग के सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं। अब एक और पॉइंट इससे जुड़ा हुआ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर था ये 5, क्वेश्चन 5। सबसे पहले तो बता दिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर विचलित होता है अपने रास्ते से, तो वो होता है वायलेट यानी बैंगनी। और सबसे कम कौन सा होता है? रेड। एक और बात, जो स्काई हमारा स्काई ब्लू है, जो स्काई नीला है हमारा आसमान, वो क्यों है? और वाटर पानी जो है हमारा, पानी समुद्र का, सी का, वो भी ब्लू है, वो भी ब्लू है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर होता है, ब्लू कलर स्कैटर होता है, फैल जाता है। ब्लू कलर स्कैटर होता है, स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की, है ना। इसीलिए हम लोग इसको, हमको आसमान और जो हमारा पानी है वो नीला दिखाई देता है। एक और बात, चलो अगले पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा, इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए,
हम इंद्रधनुष देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनको पता है कि रेनबो जैसे आंसर आए सीधे हमको क्या बोलना है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन मैं समझाता हूँ कि क्या चीज़ है, कि जो भी रेनबो बनता है, रेनबो मतलब जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7। अब जो इंद्रधनुष होता है वो किन कारणों से बनता है, तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो हमको पहले याद रखना है कि किससे कारण होता है, अपवर्तन, परिक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये होता क्या क्या है अगले पेज पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मीडियम का चेंज होना, मीडियम चेंज होना। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है मीडियम चेंज होना। इससे लाइट की रफ्तार, लाइट स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि हम लोग एक कांच होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म, जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट थोड़ी झुक जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी अपवर्तन। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल पेपर में कई बार पूछा गया है। रिफ्रैक्शन के कारण जो एग्जाम्पल है इसका, कि मान लीजिए पानी एक का ग्लास है, इसके अंदर एक स्ट्रॉ है जिससे कि हम पानी पी रहे हैं, एक स्ट्रॉ है जिससे कि हम पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉ जो होती है मुड़ी हुई दिखाई देती है। बेंडिंग ऑफ स्ट्रॉ, बेंडिंग ऑफ स्ट्रॉ इन ग्लास ऑफ वाटर। पानी के ग्लास में जो हमारी स्ट्रॉ होती है मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पेपर में पूछ सकता है वो किसके कारण दिखाई देगी, तो वो दिखाई देगी हमको अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण। अगला जो बताना चाह रहा हूँ मैं वो है डिस्पर्जन। अगला जो मैं सिद्धांत बताना चाह रहा हूँ वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, तो डिस्पर्जन को हिंदी में हम कहेंगे परिक्षेपण। डिस्पर्जन को हिंदी में कहेंगे परिक्षेपण, परिक्षेपण। ये क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सी बात ये है, वाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक होना, 7 कलर में ब्रेक होना। मतलब जो वाइट लाइट है वो 7 कलर में टूटेगी। वो 7 कलर क्या होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, आई का मतलब इंडिगो, ये लगभग नीला जैसा होता है, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो यानी पीला, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। तो हमको इतनी बातें ध्यान रखनी है डिस्पर्जन से जुड़ी हुई। तो ये डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन का एग्जाम्पल कोई पूछे तो क्या बताना है, डिस्पर्जन का एग्जाम्पल जो है वो होता है प्रिज्म। प्रिज्म में जो वाइट लाइट अलग अलग रंगों में टूटती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। अगला जो बताना चाह रहा हूँ वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक कमरा है, इसके अंदर कोई लाइट आ गई तो वो लाइट बार बार इस कमरे के अंदर टकराएगी बार बार, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ पे होता है, तो इसका एग्जांपल क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो हमारा हीरा चमकता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसके अलावा हमारी जो कंप्यूटर में ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है,
वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक इमेज शो हो रही है कि जो प्रिज्म है इसके ऊपर लाइट पड़ रही है हमारी। पहली बात तो ये जो डायग्राम है किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक, अब एक वाइट लाइट है, जो हमारी लाइट ये आ रही है ऐसे, मैं इसको कलर से शो करता हूँ। ये एक लाइन आ रही है और ये एक लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको। तो नीली वाली लाइन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल यानी 90 डिग्री। ये हरी वाली लाइन जो है इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हिंदी में कहेंगे आपतन रेखा। आपतन रेखा, ठीक है। तो देखो एक लाइन आई हमारी, प्रिज्म का डायग्राम है, हमको बेसिक डायग्राम याद रखना है। तो एक लाइन आएगी जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला, और यह नॉर्मल है। ये नॉर्मल यानी 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री की एक रेखा के साथ जो एंगल बनाती है, इसको क्या कहेंगे? मान लीजिए इसको मैंने बोला थीटा, इस एंगल को मैंने क्या कहा? थीटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इसके अंदर वेरियस एंगल, अलग अलग एंगल शो कर रखे हैं। तो हमसे पूछा है विच एंगल शो। इसके अंदर हमको कौन से एंगल पूछे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो डायग्राम पे जाते हैं। यह जो एंगल दिख रहा है थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिख रहा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर जो दिख रहा है वो है हमारा ए। या दूसरे कलर से बनाऊँ इसको, जो ए जो एंगल दिख रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसी तरह जब ये रेखा हमारी आगे निकल जाती है, ये निकल गई हमारी रेखा, ये आगे निकल गई, दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये रेखा हमारी आगे निकल गई और ये नॉर्मल को हमने पीछे खींचा, तो जो हमारी रेखा एक बार क्या हो गया? ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारी रेखा नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, ये नॉर्मल है, ये फिर से नॉर्मल है हमारा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो हमारा एंगल बन रहा है, जिसको हमने क्या कहा है? डी, जिसको हम क्या कह देते हैं? डी एंगल कह देते हैं। ये डी जो एंगल है इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। तो हमारे ऑप्शन पे जाते हैं। पूछा है इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा ए था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या था? ए था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? डी था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आपके लिए होमवर्क है कि प्रिज्म का पूरा डायग्राम आपको खुद से बनाना है। प्रिज्म का डायग्राम खुद से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है। ये प्रोडक्ट क्या है? वेस्ट है, कचरा है। क्या है? ये कचरा है। जैसे ग्रास की कटिंग, घास है, पॉलीथीन के बैग है, प्लास्टिक के खिलौने हैं, टी बैग्स है, जो चाय के पत्ती के जो बैग आते हैं वो, ओल्ड क्लोथ्स है, और पेपर की स्ट्रॉ है। तो इसमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो सड़ नहीं सकता, गैर जैव निम्नीकरणीय, मतलब जिसको कोई भी जीव ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितने ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से आपको पता है कि इसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ पे पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक के टॉयज़ ही हैं जिसको कोई भी जीव जंतु उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं पॉलीथीन वगैरह हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? बी। चलिए अगला क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। बोला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन। देखो अलग अलग क्या चलती? फूड चेन चलती है। तो उसमें क्या चलते हैं? ट्रॉपिक लेवल या पिरामिड चलते हैं। मान लीजिए एक है नीचे, एक है नीचे और ये एक है नीचे। सबसे नीचे मैंने बोला हरे कलर का बना देता हूँ, ग्रास, घास होगी। ये क्या है? ग्रास है।
ग्रास कैसे होगी? तो मान लो सन निकला हुआ था, हमारा सन निकला हुआ था, सन से ऊर्जा मिली ग्रास को, सन की सारी ऊर्जा ग्रास को मिली। मान लीजिए ये ऊर्जा थी कितनी? 100। अगला ग्रास को किसने खाया? काऊ ने खाया, गाय ने खाया। तो गाय के पास क्या रहेगा? गाय के पास सिर्फ इसकी 10% ऊर्जा जाएगी। तो गाय के पास कितनी ऊर्जा गई? सिर्फ 10 गई। फिर गाय को किसी और जानवर ने, मान लो लायन ने खाया, तो लायन के पास इसकी भी कितनी ऊर्जा जाएगी? 1 ऊर्जा जाएगी। मतलब 10 का भी 10% जाएगा, 1। और सबसे ऊपर मान लो लायन मर गया और उसको बैक्टीरिया ने खा गया, लायन सड़ गया, उसको बैक्टीरिया ने खाया, बैक्टीरिया के पास 1/10 ऊर्जा जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला जो होती है, उसमें ऊपर जाते हैं तो हमारी ऊर्जा सिर्फ 10% ऊपर जाती है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? 10% नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10% नियम, क्योंकि 10% ऊर्जा ही ऊपर जाती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को लिंडमैन 10% लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंडमैन का 10% लॉ भी कहते हैं। इसको लिंडमैन का 10% लॉ भी कहते हैं, पेपर में ये आया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लिंडमैन का 10% नियम। चलो अगला क्वेश्चन है, अमीबा के अंदर, अमीबा जो हमने देखा था पिछले वीडियो में, अमीबा ऐसा जीव होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो अमीबा जो होता है वो क्या करता है? आगे बढ़ने के लिए क्या, अपने बच्चे बढ़ाने के लिए क्या करता है? फिजन करता है। फिजन का मतलब होता है बाइनरी फिजन। ये क्या करेगा? बाइनरी फिजन। ये क्या करेगा? बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विखंडन। मतलब ये टूट के दो बॉडी में टूट जाएगा, 2 अमीबा में टूट जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे, 1 ही से 2 हो जाएंगे, तो इसको द्विविखंडन बोलते हैं। तो अमीबा के अंदर जो द्विविखंडन होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है, मतलब किसी भी प्लेन में हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन एनी प्लेन। मांगे ऑप्शन, इन एनी प्लेन, किसी भी तल में। मतलब ये ऊपर ऐसा भी हो सकता है, किसी भी प्लेन का मतलब क्या होता है? ये ऐसा भी टूट सकता है, ये ऐसा भी टूट सकता है, ये ऐसा भी टूट सकता है, ये ऐसा भी टूट सकता है। किसी भी प्लेन में अमीबा टूट सकता है। उसी तरह एक और जीव होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 10। क्वेश्चन नंबर 10। एक और जीव होता है जिसको बोलते हैं लीशमैनिया। जिसको क्या कहते हैं? लीशमैनिया। यह किस प्रकार विभाजित होता है? तो यह भी विभाजित होता है बाइनरी फिजन से ही, यह भी द्विविखंडन से ही विभाजित होता है। लेकिन कैसे? इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन मतलब लीशमैनिया नाम का ऐसा कोई मतलब जीव है, तो यह सिर्फ लंबाई पे ही टूटेगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे ही टूट के 2 अपने ऑर्गेनिज्म बनाएगा, 2 ऑर्गेनिज्म बनाएगा, सिर्फ लंबाई पे टूटेगा, लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। इसको अनुदैर्ध्य भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लीशमैनिया जो है वो बाइनरी फिजन करता है, और कैसे करता है? लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही करता है। ठीक, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। पूछा है कि एक गीज़र है जिसमें रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है? 4 ओम। 10 जूल हीट बना रहा है। हीट कितनी दे रखी है? 100 जूल। पूछा है करंट कितना होगा? ठीक है, तो एक नियम होता है जूल का नियम, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने क्या बोला था कि H बराबर क्या होता है? I² RT। अब क्वेश्चन में हमको समय तो दिया नहीं है, तो देखो समय दे रखा है प्रति सेकंड का मतलब होता है हमें समय कितना दे रखा है? 1 सेकेंड दे रखा है। तो चलो वैल्यू रखो 100, I की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू 4 है, T की वैल्यू 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे I² की वैल्यू 25 आएगी, इसी को सॉल्व करेंगे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आंसर कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। चलिए अगला सवाल। यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री। पावर की इकाई क्या होती है? तो पावर को हम लोग किस में नापते हैं? वॉट में नापते हैं। किस में नापते हैं? वॉट में नापते हैं। फिर अगली चीज़ पूछी जाती है, वॉट जो होता है वो वॉट क्या होता है? 1 जूल
प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, पावर की इकाई वॉट होती है। 1 वॉट को 1 जूल पर सेकंड बोला जाता है। यह वॉट किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है, तो ये भी पूछा जाता है। जेम्स वॉट, ये जेम्स वॉट के नाम पर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था? स्टीम इंजन बनाया था। इन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। तो हम लोग इंडस्ट्री में पावर की कौन सी इकाई यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं हॉर्स पावर। हम भी कोई मोटर वगैरह लाते हैं तो हॉर्स पावर देख के लाते हैं, ठीक है। तो एक और सवाल पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी पिछले नियम से जुड़ा हुआ ही है कि H बराबर मान लीजिए I² RT होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूँ H/T को यहाँ भेज दूँ तो उधर क्या बचेगा, I² R बचेगा। H/T की इकाई क्या होती है, हीट की इकाई होती है जूल, टाइम की इकाई होती है सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। वॉट क्या बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं ना। तो पावर का एक नया फॉर्मूला बन गया I² R। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, I² R बन गया। क्या बन गया, I² R। तो पूछा है इलेक्ट्रिकल पावर का नया फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का एक नया फॉर्मूला हमने बना दिया I² R, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 बार। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड है। मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड है क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको मिरर फॉर्मूला जानना जरूरी है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। अब 1/F, F क्या होता है, तो F जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ। पहले तो ये लिख लीजिए कि फोकल लेंथ होता है। फिर V का मतलब क्या होता है, यह इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। जो हमारा दर्पण है उससे इमेज की दूरी कितनी है। और U जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। हमारे दर्पण से हमारी जो भी चीज़ जिसको हम देख रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, उसको क्या बोलते हैं, U बोलते हैं, ठीक। तो अब मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझना। एक डायग्राम बनाया मैंने ऐसे, और एक डायग्राम बनाया मैंने ऐसे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये गोला कंप्लीट हो उसको मन से ऐसा सोचो कि ये गोला ऐसे कंप्लीट हो रहा है, और इसका गोला कैसे कंप्लीट हो रहा है, इसका गोला ऐसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यह जो मैंने दर्पण बनाया है, यह दर्पण है कॉनकेव दर्पण, कॉनकेव मिरर है ये। और ये जो दर्पण है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर है। पहली बात तो ये याद रखना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी का नाम मैं भूल गया। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। हिंदी में कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमको याद रखना है कि इनके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, तो देखो याद रखना, हमेशा लाइट इस तरफ से आती है। लाइट कहाँ से आती है, इस तरफ से आती है। लाइट हमेशा इस तरफ से आती है लाइट। तो जब भी हम कोई चीज़ को लाइट की दिशा के विरुद्ध देखते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारा, अब हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कहाँ है, ऑब्जेक्ट की तरफ अगर हमको जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। और लाइट हमारी कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जब लाइट ऐसे आ रही है और ऑब्जेक्ट की दूरी ऐसे है, ठीक, तो हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा क्या लेंगे, माइनस लेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लेना, माइनस। यहाँ पे भी ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए हमको ऐसे जाना पड़ेगा, और लाइट हमारी कैसे आती है, ऐसे जाती है। तो जब इस प्रकार का सीन बने तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मतलब दोनों मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमको नेगेटिव लेना है। दूसरी बात, फोकस, फोकल लेंथ क्या होती है, तो देखो फोकल लेंथ क्या होती है। मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है,
फोकल लेंथ का मतलब होता है कि क्वेश्चन में एक फोकल लेंथ दे रखी होगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ का मतलब क्या है कि वो केंद्र कहाँ बनेगा, केंद्रित कहाँ पे होगी, कोई भी चीज़ केंद्रित कहाँ पे होगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये गोला कंप्लीट हो रहा है, मान लो गोला कहाँ कंप्लीट हो रहा है, मान लो लेफ्ट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इधर फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और उसी तरह यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गोला कहाँ कंप्लीट हो रहा है, इस तरफ कंप्लीट हो रहा है, लाइट की दिशा में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर भी याद नहीं रहे तो मान लीजिए ये नाम क्या है इसका, कॉनकेव नाम है, आखिरी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई नेगेटिव को साइन को बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक। इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 2.5 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी, 2.5 मीटर। कॉन्वेक्स है इसलिए क्या लेंगे, प्लस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या दे रखा है, एक पेड़ है 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक पेड़ है 10 मीटर की दूरी पर। तो सामने है मतलब किधर होगा, यहाँ पे होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे 10 मीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, 10 मीटर नेगेटिव। पूछा है हमसे कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलो f की वैल्यू कितनी है, 1/2.5 प्लस का है, इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता, और 1/u, u कितना है, माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, तो 1/2.5 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 10। 2.5 में 10 बनाना तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, 4 आएगा ऊपर, 10 में 1 का, इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/5 इक्वल टू 2 आ रही है प्लस का 2 मीटर, प्लस का 2 मीटर। मतलब हमारा जो पहली बात तो हमारी जो इमेज बनेगी वो 2 मीटर की दूरी पे बनेगी मिरर से। अब मिरर से आगे बनेगी कि मिरर के पीछे, तो देखो हमारा मिरर हमने कहाँ बनाया, कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये रहा। कौन सा मिरर हमारा, कॉन्वेक्स मिरर था। कौन सा मिरर हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर मैं यहाँ बना दूँ, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज प्लस की तरफ बन रही है, तो प्लस किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो इसको क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो ये मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या मिल रहा है हमको। तो ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है 2 मीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के 2 मीटर पीछे। अगर माइनस साइन आता तो आगे बनता, और प्लस साइन आ रहा है तो पीछे बनेगा, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल जो ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है, जो हमने बताया, वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनाता है। तो यह पूरा एक टॉपिक है जो किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी सिर्फ हमको इतना पूछा गया है पेपर क्वेश्चन के अंदर कि बताइए एक कॉन्केव मिरर जो है वह रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कब बनाएगा, या फिर एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और अवर्चित प्रतिबिंब कब बनाता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हमसे पूछा है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। एनलार्ज को मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, मैग्नीफाइड माने बड़ा, ठीक है। तो कब बनाएगा, तो देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, देखो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमको ऐसी की ऐसी याद रखनी है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, तो हम, और ये नेचर ऑफ इमेज है। तो हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए कि हमारी जो इमेज है वो रियल बने, इन्वर्टेड बने और एनलार्ज्ड बने। रियल का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ डायग्राम एक को ले लेता हूँ, ये हमारा मिरर है, ये हमारा क्या है, मिरर है। मिरर के सामने इमेज बनेगी, सामने, तो वो बनेगी कैसी, रियल। बैक में बनेगी तो वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, वर्चुअल यानी आभासी, ठीक है। जब वो रियल बनेगी तब वो इन्वर्टेड बनेगी, जब वो वर्चुअल बनेगी तब वो इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो जब मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो वो कैसी बनती, वर्चुअल यानी आभासी, और इरेक्ट यानी सीधी।
और मिरर के सामने इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल यानी असली, और इन्वर्टेड यानी उल्टी। तो हमसे क्या पूछा है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड यानी बड़ी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, बिटवीन सी एंड एफ, यानी हमारा फोकस और हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखेंगे, बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो ये किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये पूरा एक टॉपिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को, इसका आंसर ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या है, बिटवीन एफ फोकस, एफ को बोलेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे सी। तो बिटवीन सी एंड एफ ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन सी एंड एफ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा, जिससे कि और लोग जुड़े और हमको काफ़ी इससे बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमको आगे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसी को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।